यहाँ से नहीं नहीं उड़ेगा सर, इधर वो एरो है जो, ये हाँ इधर वाला सर, उसके एरो इधर पे ये एरो, हाँ तो क्लिक ही नहीं होगा। नीचे से बैक करके नीचे सर, से नीचे से बैक नीचे करके, नीचे से बैक करके। उनको डालना क्या अकबर क्या और नीचे से और नीचे से। ठीक ठीक। कहाँ है भाई वो? उसको उल्टा चलाइए, उल्टा पकड़िए इसको पेन को। नहीं इससे क्या होगा? नहीं नहीं वैसे चलता है। सर इसी को सर, सर select राइट करिए। क्लिक करिए सर, सबसे ऊपर एंड वन इसी पे क्लिक करिए सर, ऊपर सबसे एंड पे सेलेक्ट करिए चल सर हाथ से ले लो, रेड वाले पे यूज फिंगर। अकबर को बुलाओ, अकबर को बुलाया जाए। खराब हो गया। सर एक बार फिंगर से करिए, अगर लिख के कुछ चल रहा है सर, शायद काम नहीं कर रहा हो उसका टच। फिंगर से लिखिए सर। पेन चूज करो, पेन पेन चूज करो, पता नहीं पेन की जगह दूसरा वाला करना, वो एक क्लिक कर दो राइट वाले पे। चलो तुम आ जाओ। हाँ नीचे वाला कर दो। अब एक बार दिखा रहा है, अब अब तक तो अकबर आ जाते हैं। क्लियर कर दो। चलो एम्परर है, शासक है, फिर शासक के सपोर्ट के लिए, उसकी सहायता के लिए एक बेसिकली जो बहुत ही उसकी निगाह में, शासक की निगाह में जो योग्य लोग थे उनका एक समूह है। और उन एबल या योग्य लोगों के ग्रुप को उस समय आप ये भी कह सकते हैं कि योग्य लोगों के समूह को अमात्य कहा जाता था। अमात्य तो उन्हीं 18 अमात्यों को मिला करके जो मौर्यन पीरियड में एक पूरा का पूरा काउंसिल बनी, उसे ही तीर्थ या महामात्र कहा गया। और इस तीर्थ या महामात्र का उल्लेख, यानी ये तीर्थ या महामात्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेंशन है। सर मिनिस्टर को अमात्य बोला जाता था, उनके ग्रुप को तीर्थ बोला जाता था। नहीं, आप ये कहेंगे कि बहुत ही विश्वसनीय और योग्य लोगों के समूह को ही अमात्य कह दिया गया। उन्हीं अमात्यों का ही समूह तीर्थ या महामात्र। कहने का मतलब तीर्थ या महामात्र के लिए कई जगह अमात्य शब्द का भी प्रयोग हुआ है। आप समझ पा रहे हैं? मिनिस्टर्स को अमात्य बोलेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तीर्थ बोलेंगे।
नहीं नहीं, वो ये आप कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं आपकी वो जो अमात्य हैं वो बहुत ही, जैसे कैबिनेट होती है वैसे तो अमात्य नहीं है जैसे आजकल हाँ अमात्य बहुत ही विश्वसनीय लोग हैं, बड़े योग्य लोग हैं, तो उन्हीं की जो काउंसिल है वो तीर्थ या महामात्र हो गई, उन्हीं अमात्य की। तो ये हो गए, इसको कह दिया गया तीर्थ या महामात्र। सर स्त्री को भी तो महामात्र बोला गया है। हाँ वो धर्म महामात्र है, उनका संबंध धर्म से है, यहाँ पे प्रशासन से संबंधित है ये। तो तीर्थ या महामात्र ये एक तरह की इसके लिए एक सपोर्टिंग बॉडी की तरह है। सो इसकी सहायता के लिए एक ये काउंसिल है, ये भी कह सकते हैं, इसकी सहायता के लिए काउंसिल है, सपोर्टिंग बॉडी है, तीर्थ या महामात्र, ठीक है। और इन इसमें कितने लोग हैं? 18 लोग हैं, 18 लोग हैं। अब इसमें मेन कौन कौन है, उनके क्या काम है, ये समझेंगे। फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं कि मॉर्कल में तीर्थ या महामात्र का मतलब है कि 18 मिनिस्टर्स की काउंसिल। तीर्थ का मतलब कोई धार्मिक स्थल नहीं है, अमूमन तीर्थ का मतलब धार्मिक स्थल समझते हैं ना, नहीं, 18 लोगों का एक मंत्रियों का या अधिकारियों का समूह। अब उसमें कौन कौन है मुख्य और क्या है उनके काम, तो ये देख लेते हैं। इतना हो गया। तो सबसे पहला ही व्यक्ति है पुरोहित। पुरोहित, आप उसको पुरोहितार प्रीस्ट, एक ये हो गया। इसका हेडिंग क्या डाल देते हैं मतलब आपने बताया आप के बारे में हाँ, अब उन्हीं हम तीर्थ या महामात्रों के विषय में एक एक करके बात कर रहे हैं। उसमें 18 पे बात नहीं करना है, जो ज़्यादा खास है जहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो वो 18 या तीर्थ या महामात्र के अंदर पहला मैंने बात किया प्रीस्ट या पुरोहित। आप हिंदी में समझते होंगे कि पुरोहित, हाँ ठीक है। ये हो। दूसरा हो गया, आप फिर अभी एक एक पे बात करेंगे क्या काम था इनका। दूसरा है प्रशासता। दूसरा प्रशासता, मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूं, ये प्रशासता उन 18 तीर्थों में से एक वो है, एक ये है, हो गया। फिर ऐसे ही एक है सेनापति। ये एक है युवराज। सेनापति एक है युवराज, और फिर एक है समाहर्ता। बड़ा इंपॉर्टेंट, नहीं दुख को हरने नहीं वाला, समाहर्ता दुख को हरने वाला नहीं, बल्कि तुम्हें ये बताने वाला कि बेटा कहाँ जा रहे हो। सन्निधाता, अब जब ये सब बातें पता होंगी तब तो रिवीजन करोगे, रिवीजन तो ऐसे होगा नहीं, है ना। इनका काम, इन्हें रिवीजन, नई बातें तमाम है। क्लास के बाद जो भी पहले समय है, जो बाद में समय है, देर रात तक मॉर्निंग से लेकर, ये सब है क्लास को टाइम में तो क्लास करना है, फिर उसके आगे पीछे और चीज़ें करनी है। सन्निधाता, इन दोनों से खूब प्रश्न आते हैं। अभी क्या काम है इनका बताएंगे। सब कई बार ये पीसीएस में आया हुआ है, समाहर्ता भी आया हुआ है और सन्निधाता भी आया हुआ है, ठीक है। ये हो गया। प्रदेष्टा एक होता था, प्रदेष्टा, मैं थोड़ा इसकी भी हिंदी लिख दूं।
वो पूछता बहुत है इसको भाई, यार क्या हो जाता है। ये समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, व्यावहारिक, व्यावहारिक, यानी कि इसे मतलब ये व्यावहारिक, ठीक है। और आटविक, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो तीर्थ पे ही कर रहा हूँ। अभी जो 26 अध्यक्ष हैं विभिन्न निकायों के, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हम अध्यक्ष पे ही बात कर रहे हैं। तो इनके क्या नाम हैं, कैसे हैं। ये जो पहला स्थान होता था तीर्थ या महामात्र में, वो पुरोहित का होता था। सो यू कैन से पुरोहित वाज फर्स्ट पोजीशन होल्डर इन तीर्थ और महामात्र। आप चाहें तो ऐसे लिखना शुरू कर दो, लिख लें। हाँ, पुरोहित और प्रीस्ट वाज फर्स्ट पोजीशन होल्डर इन तीर्थ और महामात्र, इन 18 तीर्थ और महामात्र। 18 तीर्थ या महामात्रों में पहली पोजीशन इसी की होती थी, यानी कि पहले स्थान पर यही था। और बेसिकली ये जो प्रीस्ट या पुरोहित वाला है, आप इसकी स्थिति ऐसे थी, आप ये कह सकते हैं कि इसकी स्थिति कुछ कुछ ऐसे थी, जैसे ये एक तो धर्म का सबसे बड़ा अधिकारी होता था और साथ ही साथ यही राजा का प्रधानमंत्री भी होता था। सो यू कैन से इसकी कंडीशन, इसकी स्थिति ऐसी थी, एक तो ये रिलीजियस ऑफिसर होता था और दूसरा यही प्राइम मिनिस्टर होता था। तो नीचे बढ़ाएं, रिलीजियस ऑफिसर, धार्मिक अधिकारी, धर्माधिकारी, और दूसरा यही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर भी है। यानी कि दो तरह की जिम्मेदारियां इसके पास हैं, दो तरह की जिम्मेदारियां इसके पास हैं। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य बना था राजा, वो गद्दी पर बैठा था, जब वो मगध का सम्राट बना था, शासक बना था, तो चाणक्य को उसने अपना पुरोहित भी और प्रधानमंत्री अपॉइंट किया था। वही चाणक्य जो उसका पहले पॉलिटिकल टीचर है, राजनीतिक गुरु है, भाई वही तो है उसका राजनीतिक गुरु। सो यू कैन से चाणक्य वाज पॉलिटिकल टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और जब वो गद्दी पर बैठा तो वो उसका ये बन गया, पुरोहित और प्रधानमंत्री। लेकिन जब वो संलेखन विधि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो फिर बिंदुसार गद्दी पर बैठा। तो बिंदुसार का कुछ दिन तक ये प्रधानमंत्री रहा, फिर ये नहीं रहा जब, तो खल्लाटक बना। ठीक है, तो ये सब वो लोग थे जो उन तीर्थ या महामात्र में ये प्रधानमंत्री और पुरोहित का पहला स्थान था। ठीक है, अब और एक बात ये भी समझना है, इनका सबका ठीक ठाक वेतन होता था। अभी मौर्यकाल में कितना वेतन था आपने एक दिन न्यूनतम कितना था? और मौर्यकाल में जो वेतन दिया जाता था, अभी हम जब इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मौर्यन पीरियड पर आएंगे, मौर्यकाल की आर्थिक दशा, आर्थिक अवस्था कैसी थी, तो देखेंगे। न्यूनतम वेतन जो था उस समय वो 60 पण था। तो पहले तो ये समझ लें कि मौर्यकाल की राजकीय मुद्रा पण थी। भाई वेतन तो उसी में दिया जाएगा जो ऑफिशियल करेंसी होगी, और पण उस समय की ऑफिशियल करेंसी थी। तो न्यूनतम वेतन 60 पण था और अधिकतम 48,000 पण था। लेकिन न्यूनतम वो नहीं, ठीक है, लेकिन न्यूनतम वेतन ऐसा लिखा हुआ है कि 60 पण। और
मैक्सिमम अधिकतम। तो इन लोगों को अब इसके बीच में जिसका जैसा काम होता था उसको वैसा वेतन मिलता था। प्रशास्ता का काम ये था, प्रशास्ता और प्रदेष्टा में अंतर है, मैंने यहाँ प्रशास्ता लिखा है। प्रशास्ता का काम ये था कि जो बेसिकली जो राजा का आदेश होता था, यानी कि आप कह सकते हैं कि राजकीय आदेश, ऑफिशियल ऑर्डर। तो ऑफिशियल ऑर्डर यू कैन से, जिसको आप आज जीओ कहते हैं ना, गवर्नमेंट ऑर्डर जीओ, तो उस समय राजा का ऑर्डर। तो राजा के ऑर्डर को, राजा के आदेश को लिखवाने का काम ये व्यक्ति करता था, ये अधिकारी करता था। बात समझ गए ना? तो राजा के ऑर्डर को, आदेश को ये लिखवाता था प्रशास्ता। समझ गए आप? प्रयाग प्रशस्ति नहीं, प्रशस्ति का मतलब तो प्रेज होता है। प्रशस्ति का मतलब तो प्रेज होता है, और प्रेज का मतलब प्रशंसा, गुणगान, बड़ाई, यशोगान। किसी की आप बड़ाई कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे प्रशस्ति। ठीक है? हाँ, मार्ग प्रशस्त का मतलब होता है कि आपका मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रशस्त का मतलब ये हो गया, अब देखो, अच्छा प्रश्न है एक, यहाँ है प्रशस्ता, फिर आपने कहा प्रशस्ति, फिर वहाँ से बात आई कि मार्ग प्रशस्त हो गया। तो ये प्रशस्ता है, वो प्रशस्ति है, वो मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रशस्त का मतलब ये होता है कि मार्ग आपका निष्कंटक हो गया, एकदम साफ सुथरा हो गया, उसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं है, ये मतलब है प्रशस्त का मतलब, बिल्कुल निष्कंटक। और अगर वहाँ पे किसी तरह की बाधाएं हैं, तो अड़चने हैं, तो हम कहेंगे कि अभी अवरोध है वहाँ पे, मार्ग आपका प्रशस्त नहीं है, ये मतलब हुआ। प्रशस्ति का मतलब यशोगान, गुणगान, और प्रशस्ता का यहाँ पे एक जो है वो अधिकारी है, जो बेसिकली वो लिखवाने का काम कर रहा है अशोक के, वो अशोक ही नहीं, जितने भी राजा बैठ रहे हैं उनके आज्ञा को, उनके आदेश को, उनके अध्यादेश को लिखवाने का काम कर रहा है। जो भी करेगा वो प्रशास्ता कहलाएगा। आ गई बात समझ में? सेनापति, एक सेनापति है, जाहिर सी बात है कि राजा है तो आर्मी होगी, आर्मी होगी तो उसका कोई हेड होगा। तो सेनापति का मतलब वही सेनानी या कमांडर इन चीफ या जनरल, जो भी बोले ना, कमांडर इन चीफ, यानी कि सेना का हेड, हेड ऑफ आर्मी। ये तो बड़ा सामान्य शब्द है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। युवराज भी आप समझ रहे होंगे कि वो यानी कि राजा का राजकुमार, आर्यपुत्र, जिसकी संभावना है कि उसके न रहने के बाद वही व्यक्ति राजा बनेगा, वही गद्दी पर बैठेगा। ठीक है? तो युवराज यानी कि राजा का पुत्र, जो उसके न रहने पर राजा बनेगा। समाहर्ता का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि जो राजस्व का संग्रह कर रहा है, सो यू कैन से रेवेन्यू कलेक्टर, राजस्व अधिकारी, आप इसे लिखें, रेवेन्यू कलेक्टर या राजस्व अधिकारी। और ये खूब पूछा जाता है भाई, खूब आता है, ये कई बार आया हुआ है कि हमारे काल में राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता था, यानी कि जो रेवेन्यू का कलेक्शन करता था, जो राजस्व का संग्रहण करता था, कलेक्शन का मतलब हिंदी में संग्रहण, इकट्ठा करना, तो वो जो इकट्ठा कराने का काम करता था, उस अधिकारी को, उस मंत्री को कुछ भी कहें, क्या कहते थे? तो समाहर्ता कहते थे। अच्छा, जब इकट्ठा हो जाएगा राजस्व, रेवेन्यू का कलेक्शन हो जाएगा, तो राजस्व संग्रह के बाद जब उसका कलेक्शन हो जाएगा, तो कहीं पे वो डिपॉजिट तो किया जाएगा, कहीं पे तो जमा किया जाएगा, कहीं पे रखा जाएगा ना, राजकोष में जमा किया जाएगा, और उसे कहेंगे हम ट्रेजरी। तो दरअसल जिसकी जिम्मेदारी होती थी कि उस फंड को, यानी कि उस राजस्व को जमा करने का, उसे कहा जाता था सन्निधाता। सो यू कैन से ट्रेजरी ऑफिसर। ये कौन है भाई? ट्रेजरी ऑफिसर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कलेक्शन कर रहा है, और फिर ये एक कोष, जिस कोष में, जिस फंड में जमा हो रहा है, तो उसका जो अधिकारी है, जो उसका ऑफिसर है, वो है सन्निधाता। इंग्लिश में ट्रेजरी ऑफिसर लिख पा रहे हैं? ठीक है। प्रदेष्टा ये है, वो प्रशासक था, ये प्रदेष्टा है। प्रदेष्टा
को लेकर के दो बातें हैं बहुत स्पष्ट तौर पे यहाँ पे मौर्य प्रशासन में देखते चले, अन्यथा वहाँ पे जब हाच पाच आएंगे होंगे शब्द तो आप परेशान हो जाएंगे। प्रतिष्ठा को लेकर दो अर्थ निकाले जाते हैं। एक तो यह है कि जो अशोक है उसने अपने इंस्क्रिप्शन में, अपने अभिलेखों में जो मंडल स्तर का अधिकारी था, अभी लिखना नहीं है, समझ लो पहले, जो मंडल याद करें, साम्राज्य है, मंडल है, पूरा का पूरा एम्पायर है, मंडल है, जिला या विषय, आहार, याद आ रहा हमने पूरी बनाया था कल घटते क्रम में, आहार है और फिर क्या है उसके नीचे, आहार के नीचे विषय के नीचे हैं, हाँ स्थानीय, फिर क्या है द्रोणमुख, खारवटी, ऐसे सब है वो हायरार्की क्रम में ग्राम। अशोक के इंस्क्रिप्शन में, अशोक के अभिलेखों में प्रतिष्ठा को बेसिकली कहा गया है मंडल स्तर का अधिकारी, मंडल स्तर का अधिकारी। लेकिन ये बात यहां पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन कभी भी आए तो ये बात भी आपको समझ लेना है। यहां पर तो 18 तीर्थों में से इसका क्या रोल है। यहां जो प्रतिष्ठा है वो एक जज की हैसियत से है, यानी कि 18 तीर्थों में से एक दो जज भी होते थे, ये भी जज है, ये भी जज है। अंतिम निर्णय तो सम्राट को लेना है, लेकिन फिर भी ये भी दोनों जज हैं, यानी कि जुडिशियल जो एक्टिविटी है, यानी जो न्यायिक प्रक्रिया, प्रोसेस या एक्टिविटी, क्रियाशीलता है, उसमें यही दोनों निपटा रहे हैं। ये अब तो पहले तो सबसे पहले लिखें कि ये जज है, पहला पॉइंट तो ये जो 18 में से, और वो अशोक वाले में तो ये हो गया, कोई दिक्कत बेटा, अशोक के हिसाब से अशोक ने अपने अभिलेखों में इसको ये बताया, लेकिन यहां पर ये जज है। अब सवाल, जज ये भी जज है और ये भी जज है, तो फिर एक दिक्कत आएगी कि ये कैसा जज, ये कैसा जज। ये जज है क्रिमिनल कोर्ट में, तो ये जज कहां है, क्रिमिनल कोर्ट। आप समझते ना, आप जहां पे आपराधिक मामलों की सुनवाई हो रही है, यानी कि अपराध न्यायालय, जहां आपराधिक मामलों की सुनवाई हो रही है, जैसे मारपीट, लड़ाई झगड़ा, मर्डर, किसी की हत्या हो गई, वो सब जो मामले हैं वो यहाँ उनको सुनने का काम कौन कर रहा है, प्रतिष्ठा कर रहा है। और क्रिमिनल कोड को उस समय कहा जाता था कंटक शोधन। क्रिमिनल कोड को क्या कहा जाता था उस समय, कंटक शोधन न्यायालय, कंटक शोधन कोर्ट, ऐसे ये हिंदी में आप लिखेंगे कंटक शोधन, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे कार्य। अब देखो इधर, हाँ कोई कोई अर्थ निकाल रहा है, देखो कंटक शोधन न्यायालय, ये देखो कंटक, कांटा, लड़ाई झगड़ा, ये कांटा ही तो है, हाँ वही कंटक, उस लड़ाई नहीं, लड़ाई झगड़े को खत्म करना, उसका शमन कर देना, मिटा देना, वो न्यायालय कहलाएगा। और कंटक माने होता है कांटा। तो कंटक शोधन कार्यालय उस समय किसे कहते थे, वो कंटक शोधन कार्यालय, वो न्यायालय किसे कहते थे, क्रिमिनल को, और इसका जज कौन है, प्रतिष्ठा। लेकिन एक व्यवहारिक होता था, वो भी जज है, और ये जज है सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय। किसमें है, तो दो न्यायालय हो गए, एक दीवानी न्यायालय, दूसरा फौजदारी न्यायालय, मारपीट वाला, फौजदारी कह देते हैं इसको कई बार, हाँ फौजदारी न्यायालय, और इधर दीवानी न्यायालय। अब ये जो दीवानी न्यायालय में है, ये जमीन है, विवाह विच्छेद है, ऐसा थोड़ी ना। फिर उस समय भी शादियां होती थी और तलाक भी होता था, अभी हम आगे बात भी करेंगे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में तलाक को मोक्ष शब्द इस्तेमाल किया है, तो पति पत्नी में से दोनों मोक्ष ले सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा जो भी
धन संपत्ति को लेकर या किसी पति पत्नी के बीच में फिर वो चाहते हैं कि तलाक हो जाए, विवाह विच्छेद हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, तो उस डिवोर्स के लिए वो यहाँ पे जाएंगे। तो उसके लिए सिविल न्यायालय, दिवाली न्यायालय, यहाँ का जो जज होता था वो व्यवहारिक होता था और इस कोड को कहते थे धर्मस्थीय। हिंदू धर्म में तलाक होता था। हाँ, क्यों नहीं, इसको क्या कह रहे हैं भाई, धर्मस्थीय न्यायालय। मैं इधर लिख दे रहा हूं, धर्म स्थीय कोर्ट। वो कंटक शोधन है और ये धर्मस्थीय न्यायालय। आ गई बात समझ में? चलो, आट्विक। आट्विक एक ऐसा 18 तीर्थ महामात्रों में से होता था जो बेसिकली जो जंगल है, वन है, वहाँ के क्रियाकलाप गतिविधियों पर नजर रखता था। आप इसे वनाधिकारी यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर जैसा कुछ कह सकते हैं। हाँ, वनाधिकारी यानी कि, अच्छा, उस समय कुछ आर्टविक जातियां होती थी, यानी कि जंगल में रहने वाली जातियां, जंगली जातियां, वो आज के ट्राइब्स की तरह। तो उन पर जो है उन पर नजर रखने वाला अधिकारी, कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा दूसरे राज्य के साथ, दूसरे राजा के साथ ऐसे लोग जा करके और मिल करके और कुछ उनका सहायता करें और राज्य के खिलाफ कुछ काम करें। तो वनाधिकारी, और वन के अंदर कोई अवैध जो है वो क्रियाकलाप, यानी कि लकड़ी, मतलब इस तरह से कुछ जो है ना हो, तो वो सुरक्षा करना, वो हाँ, सुरक्षा करना, ये वन अधिकारी की जिम्मेदारी होती थी, आट्विक की जिम्मेदारी होती थी। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ये तो हो गया। अब हम इसके साथ साथ ये देखेंगे, ये तो हो गए जो मुख्य रूप से तीर्थ या महामात्र थे। लेकिन अभी कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि 26 अध्यक्ष भी होते थे। और इन सब की बात कहाँ पे लिखी हुई है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखी हुई है या फिर मैगस्थनीज के इंडिका में है? बताओ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीर्थ, महामात्र और अध्यक्षों की सबकी बात है। ठीक है। नगर के प्रशासन के विषय में, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में अच्छे से जानकारी देने की किताब वो मैगस्थनीज की इंडिका है, जो अभी हम आगे बात भी करेंगे कि अगर नगर प्रशासन के विषय में ठीक से जानकारी कोई दे रही है तो अर्थशास्त्र से ज़्यादा अच्छी जानकारी वो इंडिका देती है। बाकी अगर हम इस तरह से राजनीतिक स्थिति और जो सामाजिक स्थिति है मौर्य काल की, उसके विषय में पुख्ता जानकारी देने की का काम ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र कर रहा है। एकदम मैं आपको बोल रहा हूँ जिससे कि कभी कुछ कथन कांड के साथ आए तो आप इसके आधार पे आंसर निकाल सकें। तो अध्यक्षों में 26 अध्यक्ष, कहीं कहीं 27 भी मिलता है, तो आप 26 अध्यक्ष समझें। अब इनमें मुख्य जो अध्यक्ष थे, आज का ये कह सकते हैं कि जैसे मिनिस्टर होते हैं, तो मिनिस्टर के नीचे कुछ जो है वो बॉडी होती है, निकाय होती है, उस निकाय का एक अध्यक्ष आज बना दिया जाता है। और आपने देखा होगा उसको भी लाल बत्ती मिल जाती है, उसे भी मिनिस्टर का दर्जा मिल जाता है। उस तरह के कुछ रहे होंगे, लेकिन ये मिनिस्टर नहीं थे, ये बेसिकली उनके नीचे थे ये लोग। ठीक है। हाँ, जैसे आज भी नहीं, किसी निकाय का अध्यक्ष बना दिया जाता है, किसी बोर्ड का, तो आपने देखा होगा उनको भी मिनिस्टर की तरह दर्जा मिलता है, तो दर्जा प्राप्त मंत्री कहा जाता है उनको, और उनको भी थोड़ा सा लाल बत्ती वगैरह मिल जाती है, भौकाल उनका भी थोड़ा थोड़ा हो जाता है कि नहीं? ये है। हाँ हाँ। अब इन 26 में एक अध्यक्ष था जिसको कहा जाता था पणाध्यक्ष। पणा, ये इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, ये धा है आधा,
थोड़ा हिंदी की इंग्लिश ऐसे। पड़ाध्यक्ष, हाँ बस नाम है, ठीक है। तो जैसे पड़ाध्यक्ष हो गया, पौतवाध्यक्ष, तुम देख क्यों रहे हो? क्यों चूक रहे हो? शहंशाह तुम भी शामिल हो जाओ। सब हंस रहे हैं, शामिल हो जाओ। क्या उसमें पैसा लग रहा है? हंसने में तो कोई तुम तो वैसे भी लगता है कि हंसी रहे हो, खुशी हो। कुछ लोगों का ऐसा होता ना, मिजाज 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 स्ट्रॉबेरी टाइप वाला। लेकिन तो हैं? हाँ कुछ कुछ नहीं, ठीक है। बस हम आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, बस एक ही शिकायत है कि आप नहीं आप इस एग्ज़ाम के फ्लेवर को नहीं समझ पा रहे। रियल बता रहा हूँ, नहीं समझ पा रहे। सब ऐसे कैजुअल, कभी तो कुछ, कभी तो कुछ, कभी तो कुछ। ये है एकदम आपाधापी उछल कूद से नहीं होगा इसमें। बहुत तरीके से जब चीज़ें हो रही तो वो आपके पकड़ में रहेंगी सब, उसको ध्यान में रख करके। ये छुई मुई का खेल नहीं है कि ये तुमको ऐसे, ये तुमको छू लिया मर गए तुम कि नहीं, तुमको भी छू लिया तुम भी मर गए, ये वाला खेल नहीं है। बस ये समझना है कि नहीं। चलो, पौतवाध्यक्ष हो गया, तो पड़ाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, फिर सूत्राध्यक्ष। थोड़े से हिंदी नाम है तो इंग्लिश में ऐसे ही लिखना होता है, सूत्रा अध्यक्ष। प्लीज, सूत्राध्यक्ष। विविताध्यक्ष, विविता, विनीता नहीं बोल रहा हूं, विविता अध्यक्ष। हाँ विविता, विविता, विनीता नहीं बेटा, हाँ विविता अध्यक्ष। ये हो गया, लिख पा रहे हैं आप सब लोग, छूट तो नहीं रहा? तो ये हो गया, और फिर मुद्राध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष, ये जो हो गया। और एक बोलूं? और एक लक्षणाध्यक्ष। क्या नाम? लक्षणा। और फिर पातनाध्यक्ष। इतना हो गया, लक्षणा। बढ़ूं आगे, पातना,
और फिर नवाध्यक्ष। ये सब नवाध्यक्ष। अब एक एक करके समझेंगे कि इनके पास क्या प्रभार था, इनके पास क्या काम था, क्या जिम्मेदारी थी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसमें। पड़ाध्यक्ष है ना, 26 अध्यक्ष में 26 जो चेयरमैन, उन 26 चेयरमैन में ये बेसिकली जो पड़ाध्यक्ष है, इसे आप ये कहेंगे कि ये व्यापार संबंधी मामलों का अध्यक्ष था। देखो पहले समझो, पड़ माने होता है व्यापार। आप अपने समझने के लिए आप ऐसे लिखते भी रहें कहीं, पड़ माने व्यापार, ट्रेड। तो जो पण शब्द का इस्तेमाल हुआ है मॉडर्न पीरियड में, वो व्यापार के लिए हुआ है। और पण व्यापार है, और उसी पण से मुद्रा भी एक बन गई। नाम जैसा अभी बताया हमने, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला प्रदेष्टा के दो नाम अब मतलब बताए, वैसे यहाँ पढ़ के भी दो मतलब है। पढ़ माने व्यापार भी, और पण माने एक वो मुद्रा भी है। और पड़ी माने व्यापारी होता है, पड़ी माने व्यापारी, ट्रेडर्स, ये भी समझना है। तो अब जो व्यापार की गतिविधियां हैं, जो व्यापारिक विधियां हैं, यानी कि ट्रेड से रिलेटेड जितना फिनोमेना है, जितना प्रोसेस है, जितनी एक्टिविटी है, तो जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, जाहिर सी बात है वो सुचारू रूप से चले, उसका उनको व्यापारियों को प्रोटेक्शन मिले, उनके साथ उनको लूटपाट ना हो, और व्यापार संबंधित जितनी गतिविधियां हैं उनको देखने का काम, उनके संबंध में निर्णय लेने का काम यह व्यक्ति कर रहा है। तो आप कह सकते हैं इसको व्यापार अधिकारी, ट्रेड ऑफिसर। समझने के क्रम में आप इसको लिख दें ट्रेड ऑफिसर, व्यापार अधिकारी। ठीक है। अच्छा, व्यापार अधिकारी है तो जाहिर सी बात है कि व्यापार के लिए नाप तौल की जरूरत पड़ेगी, मेजरमेंट की जरूरत होगी, वेट मेजरमेंट की। तो जो वेट और मेजरमेंट ऑफिसर होता था, यानी कि नाप तौल अधिकारी, वो ये है पौतवाध्यक्ष। वेट एंड मेजरमेंट ऑफिसर है। हाँ, मतलब बिल्कुल कह सकते हैं आप कि अब नाप तौल व्यापार में बिना नाप तौल का तो हो नहीं पाएगा। मान लो अनाज का व्यापार होना है, खरीद जो है वो बिक्री और विक्रय क्रय होना है, तो बिना नाप तौल का तो होगा नहीं। तो नाप तौल अधिकारी ये है। तो पौतवाध्यक्ष क्या है? नाप तौल अधिकारी। तो व्यापार अधिकारी ये नाप तौल अधिकारी। ठीक। अब माप भी करो, नाप भी करो। माप और नाप में फर्क समझते हैं क्या होता है? नाप, हाँ हाँ, नाप और माप में क्या फर्क है? नापना होता है वो बेसिकली लेंथ के लिए होता है, और जो मापना होता है वो किसी चीज की क्वांटिटी के लिए, है ना। तो अब आप जैसे आपकी लंबाई नापी जाएगी, आपकी लंबाई नापी जाएगी, आपकी लंबाई तो नापी जाएगी, लेकिन आपके दिल की गहराई मापी जाएगी। कितना गहरा है, उसमें जगह बची है या पूरे तरीके से वो भर गया है, लबालब चल रहा है कि नहीं। तो कुल मिला के आप ये देखें जो आपके काम का है, बाकी तो आप उसमें खुद ही निपुण होंगे। तो अब दूसरा ये है, सूत्राध्यक्ष का मतलब ये है कि
सूत्राध्यक्ष बताओ जरा सा। सूत्र माने होता है, सूत्र माने होता है थ्रेड, धागा। सूत्र माने, इसका मतलब आप ये कहेंगे कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष, वीविंग एंड निटिंग डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है। सो यू कैन से मिनिस्टर और ऑफिसर ऑफ, यानी कि आज आप कहते नहीं कपड़ा वस्त्र मंत्रालय वाला मिनिस्टर, निटिंग, कताई बुनाई, मिनिस्टर और ऑफिसर, मिनिस्टर और ऑफिसर ऑफ वीविंग एंड निटिंग, कताई बुनाई। मतलब स्पिनिंग, स्पिनिंग, विविंग, निटिंग सब में फर्क है। स्पिनिंग कताई, विविंग बुनाई, निटिंग भी बुनाई, मगर निटिंग, हाँ कोई बोलना चाह रहा है? निट मतलब गांठ गांठ। वेरी गुड। निटिंग का मतलब बुनाई में भी बंधाई। तो पहले समझे, स्पिनिंग कताई, विविंग बुनाई, और निटिंग का मतलब बंधाई। निटिंग उसे कहेंगे जब आप दो थ्रेड के साथ किसी चीज को उसका उस फैब्रिक को तैयार कर रहे हैं, जब आप दो थ्रेड और एक ही थ्रेड से कर रहे हैं तो वो विविंग है, बुनाई है। जैसे स्वेटर बुनते हैं तो क्या करते हैं? विविंग करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आप सॉक्स बनाएं तो आप बंधाई करते हैं। निटिंग नहीं, स्वेटर करते हैं, स्वेटर करते हैं तो बंधाई करते हैं। और सॉक्स में जो सॉक्स होता है, मोजा, उसमें बंधाई नहीं होती है। हाँ, बुनाई विविंग है। और स्वेटर में तो हैं? बस मेरा मतलब ये समझ लीजिए, जो जिसको आप निटिंग कहते हैं, निटिंग, अगर एक थ्रेड से आप करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, तो एक थ्रेड खींचेंगे वो पूरी चीज खराब हो जाएगी। और आप ऐसा करके जो है आज अपना सॉक्स में एक धागा खींचिएगा सब निकल जाएगा, लेकिन स्वेटर के साथ ऐसा नहीं है। स्वेटर में है सारा निपट जाएगा। ये है कि स्वेटर में अगर दो धागे का यूज करेंगे तो सर उसको बंधाई बोल देंगे, हाँ, और एक बंधाई। धागे का यूज करेंगे तो उसको तो स्वेटर दोनों तरह से होता होगा। हाँ। उसका जो बॉर्डर है वो बनता है दूसरा ऊपर दूसरे के। हाँ हाँ, मतलब जिस पर एक धागा खींच ले। खैर, तो सूत्राध्यक्ष, कताई, बुनाई, बंधाई जो विभाग है उसका अध्यक्ष क्या कहलाएगा? सूत्राध्यक्ष। विविताध्यक्ष, चारागाह, यानी कि चारागाह विभाग का हेड। चारागाह विभाग का मतलब यानी कि जो चारागाह का अध्यक्ष, यू कैन से हेड ऑफ ग्रासलैंड। जो चारागाह विभाग है, चारागाह का अध्यक्ष, विभाग क्या? चारागाह, है ना? ये हो गया विविताध्यक्ष। यहां पे ही बड़ा ध्यान देने की बात है, यहां लगा हुआ है मुद्राध्यक्ष। तो ये बड़ा, और ये सब यहाँ पे मैच करने को भी आता है, और अलग से एक आएगा ये कि मुद्राध्यक्ष कौन है, और 4 ऑप्शन होंगे। तो अक्सर मुद्राध्यक्ष को लोग मान लेते हैं कि जो टकसाल है उसका अध्यक्ष, यानी जहाँ कॉइन्स ढलते हैं, बनते हैं, क्योंकि उसी मुद्रा के आधार पे इसका तारतम्य बना लेते हैं और कहते हैं मुद्राध्यक्ष का मतलब कि टकसाल विभाग का अधिकारी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऑप्शन, हाँ ऑप्शन, टकसाल का अध्यक्ष नहीं, जबकि मुद्रा का लोग वही मतलब समझ लेते हैं। नहीं, पासपोर्ट ऑफिसर को कहते थे। तो आप तुरंत यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएं कि जो पासपोर्ट ऑफिसर है, हाँ बता रहे क्यों था, बता रहे पासपोर्ट ऑफिसर,
मुद्राध्यक्ष को पासपोर्ट अधिकारी कहेंगे, और क्यों नहीं कहें, क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, जब एंशिएंट इंडिया में यानी प्राचीन भारत में भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध था, व्यापारिक संबंध था, व्यापार होता था। तो अगर व्यापार हो रहा है, और ये इस बात को पिल्ली की नेचुरल हिस्टोरी का और एक नाविक द्वारा लिखी गई पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी और टालमी की भी एक कोई ज्योग्राफी का, ये टेक्स्ट हैं जो इस भारत और यूरोप के ट्रेड के विषय में बताती हैं, ये सब बताती हैं। तो व्यापार तो होता ही था, आ रही बात समझ में ना? और ये व्यापार चलता रहा चलता रहा। ये व्यापार बंद कब हो गया, कब, कौन बताएगा? अभी जब मॉडर्न हिस्ट्री में आपने थोड़ा बहुत, अभी मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे या आपने थोड़ा पढ़ा होगा, तो ये व्यापार कब बंद हो गया? इतने में बंद हो गया। हाँ, 1453 में बंद हो गया। और फिर एक नए सी रूट के लिए ही तो बेसिकली जो इमैनुअल है, पुर्तगाल का शासक, पहले बेसिकली आपको पता है कि पुर्तगाल के शासक इमैनुअल ने और स्पेन की महारानी इसाबेला ने वो कोलंबस को भेजा, तो वो पहुंच गया अमेरिका, और इमैनुअल को भेजा गया, जो इमैनुअल ने भेजा वास्को डी गामा को, तो वास्को डी गामा 20 मई 1498 को आया, कालीकट पहुंचा और जमोरिन से मिला। वहीं से ट्रेड के एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई, व्यापार के एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाती है। नहीं, 50 वर्षों तक ये बंद रहा दोनों की। बाकी एंशिएंट इंडिया से ये व्यापार चल रहा है। तो अब यहाँ पे जो मुद्राध्यक्ष है, पासपोर्ट अधिकारी है, यानी पासपोर्ट इशू करने का काम कर रहा है, पासपोर्ट रिलीज करने का काम इसी के साइन से होता रहा होगा। जैसे आज पासपोर्ट अधिकारी है, बिना उसके साइन के कैसे होगा? नहीं तो आप कैसे जा पाएंगे, है कि नहीं? आपको जाना है बाहर, कैसे जा पाएंगे? सिलेक्शन के बाद फिर मैरिज, फिर आगे डॉट डॉट, तो है कि नहीं? और मुझे तो लग रहा है सब डॉट डॉट ही लगा हुआ है, सब खत्म काम, है कि नहीं? पूरा जीवन में अभी से ही डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी खालीपन। डॉट डॉट का मतलब खालीपन, खालीपन। अरे इसीलिए तुमको हम बुलाते हैं, तुम्हारे रहने से मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है। हाँ हाँ, रियल में बता रहा हूँ, तुम बैठे रहते हो। हाँ, ये इसीलिए तुम्हारी जो एनालिसिस है, हम यही चाहते हैं कि तुम बैठे। तो जब अब जैसे तुम खालीपन में ही भरापन महसूस कर रहे हो, तो ये तुम्हारा फिलोसफिकल व्यू है, तो समझ पा रहे ना? लक्षण अध्यक्ष कौन होता था? ये है टकसाल का अधिकारी, जहां पे सिक्के बन रहे हैं, है ना? आप ये कह सकते हैं कि टकसाल विभाग का वही हेड है ये। हाँ, कुछ कह सकते हैं वैसे। प्लीज दोनों में अंतर समझना है, पासपोर्ट का और ये जहां पे टकसाल का, ठीक है? एक और होता है रूपदर्शक, मैं यहीं पे बोल दूं, अभी लिखो नहीं, लेकिन अभी आगे बात करेंगे। दरअसल जो ये तो पूरा का पूरा उस विभाग का हेड है, लेकिन पर्टिकुलर जहां मुद्रा बन रही है, वो मुद्रा निर्माण अधिकारी अलग से एक होता था, उसे रूपदर्शक कहा जाता था। आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे टकसाल विभाग का ये हेड है, मिनिस्टर या ऑफिसर है, लेकिन जहां बेसिकली मुद्रा बन रही है, उस मुद्रा निर्माण अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। दोनों में अंतर आपको समझना है, ठीक है? और क्या है? पत्तनाध्यक्ष या पत्तनाध्यक्ष, कुछ भी ऐसे। ये कौन है बताओ? हाँ, रूपदर्शक।
मुद्रा निर्माण अधिकारी, हाँ, पत्तन अध्यक्ष का मतलब ये है कि बेसिकली जो बंदरगाह है, पोर्ट है, व्यापार हो रहा है, तो दूसरे देशों के साथ व्यापार हो रहा है, तो कुछ तो नियम होगा ना। ऐसा थोड़ी कि बस जैसे, तो जो बंदरगाह, पोर्ट है, पत्तन है, उनका जो है हेड पोर्ट का, फिर पोर्ट है तो उस पोर्ट से जहाज आ जा रहे हैं, शिप आ जा रहे हैं, तो जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष ये। जहाज भाई, अब एक ही व्यक्ति को पूरे बंदरगाह की जिम्मेदारी मिल जाएगी और उसको भी जहाजों की जिम्मेदारी मिल जाएगी, तो लोड बढ़ जाएगा ना। तो वो बंदरगाह पोर्ट वाला है, वो जहाजों का पूरा देख रहा है। जैसा आपको ये पता है कि नहीं पता है कि ये नियम था, याद करिए, बहुत कुछ याद करें। अगर मैं आपको बोलूं कि जब अराइवल और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात हुई, तो पुर्तगीज जो है, तो पुर्तगीज ने आर्मेडा काफिला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ये नाम सुना है आपने? आर्मेडा काफिला सिस्टम, दैट इज कॉल्ड कार्टल सिस्टम। आर्मेडा है ना, काफिला सिस्टम, कार्टर आर्मेडा काफिला सिस्टम, यानी कि वो परमिट देते थे जहाजों को आने जाने के लिए। वो परमिट देते थे आने जाने के लिए जहाजों को, ठीक है। तो उसमें परमिट में लिखा रहता था कि कोई भी जहाज क्या ले जाएगा, तो दरअसल काली मिर्च और गोला बारूद, ये सिर्फ और सिर्फ पुर्तगीज जहाजों से ही जा सकता था। तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी फिर निगरानी भी होती रही होगी, समझ पा रहे? तो आर्मेडा ना काफिला सिस्टम ये रहा, जिसको आप कार्टर्स भी कहते हैं ना, कार्टर सिस्टम। ये कार्टल अलग होता है, फिर हम वहां आएंगे तो बताएं। कार्टेज अलग है, कार्टर अलग है। इन शब्दों को आप नहीं समझ पाते हैं, तभी आप चूर चूर चकनाचूर हो जाते हैं। और अगर आप इन अंतर को समझ पाते हैं तो आप फिर मोतीचूर बन जाते हैं। अब मैं चाय अपनी पी लूँ, नहीं ठंडी हो जाए। तो चूर चूर चकनाचूर से बचना है, मोतीचूर बनना है। नहीं, अब एंटरटेनमेंट भी तो ऐसे ही हो पाएगा, यही वाला हो सकता है, शब्दों का ही हो सकता है। अब इसमें और कोई किसी की कहानी तो हम यहाँ बताने नहीं लगेंगे। अपनी ही कहानी रोज सुनाएंगे तो कितनी कहानी हो जाएगी, वो भी ठीक नहीं है। अपनी कहानी आपकी कहानी से क्या लेना देना, ऐसी एंटरटेनमेंट हो सकता है कि नहीं? उसमें आपका शब्द का मतलब भी आपका बढ़ता जाए थोड़ा थोड़ा। और तुम लोग छोटे बच्चों की तरह, मैंने देखा था यहाँ पे गंदा भी करते हो, गंदा कर देते हो, जो भी है यहीं पे छोड़ देते हो, फेंक देते हो। और मौर्यकाल में जिस तरह से ये रोड पे कीचड़ गंदगी फैला दी जाती है, मौर्यकाल में उस पे कर लगता था, टैक्स। आप समझिए क्या शानदार था। अभी इकोनॉमिक कंडीशन पे आएंगे। मौर्यकाल में रोड पर गंदगी फैलाने के लिए टैक्स देने, अगर किसी ने फैलाया तो कर देना पड़ेगा। और सर्वाधिक टैक्स कैपिटल IAS के बच्चों पर लगना चाहिए। हाँ,
गुप्तचर गूढ़ पुरुष कहा जाता था। संस्था और संचार। सर इसको खत्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए कि जो लोग कचरा फैला देते हैं लोगों पे क्या करना ये टैक्स लगा दो। कर लगाने से नहीं होगा नहीं होगा बड़े आदमी को फिर सर बताइए और पोल्यूशन हो रहा है में जब गलियों से निकलता है तो तो बताओ, तुम बताओ, सोचो। अरे हम तो क्या, तुम बताओ, तुम ही पूछ रहे हो। जुर्माना लगाने से कुछ नहीं होता, मैंने देखा नहीं, मतलब सर वो होता है ना लोगों की मेंटालिटी, जुर्माना ही तुरंत भर दिया जाएगा। हो गया ये? यस तो ये हो गए नवाध्यक्ष पत्तनद। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए आप। ये तो सब कुछ अधिकारी, यहां पर इसके अतिरिक्त हम ये भी समझेंगे, ये तो तीर्थ या महामात्र और अध्यक्ष हो गए विभिन्न एक तरह से निकायों के, इनके पास क्या काम था, क्या जिम्मेदारी थी। थोड़ा सा जो उस समय का नगर प्रशासन था उसे भी समझेंगे कि कैसा उस समय का नगर प्रशासन था, यानी कि म्युनिसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन था या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कहें। नगर प्रशासन प्लीज। मौर्यकालीन नगर प्रशासन का जो उल्लेख है, यानी कि म्युनिसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मेंशन है बेसिकली मैगस्थनीज की इंडिका में। ये बात समझना है किसकी भाई? ये मैगस्थनीज की। मैगस्थनीज अपने इंडिका में अच्छे से नगर प्रशासन के विषय में लिखा है और बहुत तारीफ किया है उसने पाटलिपुत्र की। अगर मैं कहूं तो इस नगर प्रशासन में उसने खूब तारीफ किसकी किया है? तो पाटलिपुत्र की किया है। एकदम वही उसी समय की। तो पाटलिपुत्र शानदार तो था ही, ऐसे थोड़ी वो एक वैभवशाली उस समय के समकालीन कंटेम्पोररी जो वर्ल्ड के नगर थे उनमें वो एक बहुत ही वैभवशाली था, बहुत ही मैग्निफिकेंट था। ठीक है ना? तो अब अगर कभी भी आएगा कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में मौर्य काल में, मॉडर्न पीरियड में जो जानकारी का स्रोत है, सोर्स है, वो ज़्यादा अच्छा क्या है, तो आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बजाय आप मैगस्थनीज की इंडिका में टिक करेंगे। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात थी, चाहे वो तीर्थ हो या महामात्र हो, या आप कह सकते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो हम लोगों ने जो हायरार्की देखी थी लास्ट क्लास में उसमें। लेकिन अगर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी तो वो ज़्यादा अच्छा लिखता है कौन? इंडिका लिखती है। ये कह रहा है कि पूरा का पूरा जो नगर प्रशासन है वो एक नगर अधिकारी है, एक नगर अधिकारी है जिसको एस्ट्रोनोमई कहा जाता था, उसके अंडर में है। तो अगर मैं इसका ऑफिसर कहूं, हेड कहूं, हेड, तो वो है एस्ट्रोनोमई। बहुत प्रश्न आ रहा है भाई, तो कभी भी आ जाए कि मौर्य काल में एस्ट्रोनोमई कौन था, तो आप कहेंगे नगर का सबसे बड़ा अधिकारी अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज, मैगस्थनीज की इंडिका के अनुसार। यही देख रहा था उस समय पूरा, लेकिन अकेले तो देख नहीं पाएगा ये एस्ट्रोनोमई इसको। अच्छा हाँ, एक बात और है, अगर मैं कहूं ठीक है, कौटिल्य ने जो है अपने अर्थशास्त्र में भी थोड़ा थोड़ा इसकी बात कही, लेकिन कौटिल्य इस म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में उतना शानदार नहीं बता पाए हैं जितना शानदार
मैगस्नीज ने अपनी इंडिका में बताया है। एस्ट्रोनोमी के लिए कॉटिल ने अपने अर्थशास्त्र में जिस वर्ड का यूज किया है वो नागरक है। कौन सा शब्द है वो? नागरक। ये बात भी आपको समझ लेना है, ये ठीक है। अब एस्ट्रोनोमी जो कॉटिल वो अर्थशास्त्र जो एस्ट्रोनोमी को जो उसने बताया इंडिका में मैगस्नीज ने, तो ये अकेले तो प्रशासन कर नहीं पाएगा, तो इसकी सहायता के लिए एस्ट्रोनोमी के 30 और मेंबर्स होते थे, 30 और सदस्य होते थे। जो 30 सदस्य होते थे वो ऐसा नहीं था कि बस 30 सदस्य ऐसे ही हैं, बल्कि कमेटी बनती थी और 5 कमेटी थी और हर कमेटी में 6 सदस्य होते थे। कुल मिलाकर 30 सदस्य होते थे जो एस्ट्रोनोमी को हेल्प करते थे। हाँ हाँ वही, तो 6 कमेटी हैं और हर कमेटी में कितने लोग हैं? 5 मेंबर्स हैं। 6 कमेटी 5 मेंबर्स, ठीक है। तो 6 कमेटी और 5 सदस्य, 30 लोग हो गए। इन्हीं 6 कमेटीज में एक कमेटी थी पॉपुलेशन कमेटी। मौर्यन पीरियड में इन 6 कमेटी में एक थी पॉपुलेशन कमेटी, यानी जनसंख्या समिति। और इस जनसंख्या समिति का काम यह था कि ये बेसिकली बर्थ और डेथ से रिलेटेड जितना रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करती थी। यू कैन से ये बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इशू करती थी। ये है जनसंख्या समिति। नहीं, जो बाहर से आने वालों का रिकॉर्ड मेंटेन करती थी वो विदेशी समिति, उसका नाम था फॉरेन कमेटी। तो अलग अलग कमेटी थी सब एकदम। ये प्रश्न भी आया हुआ है और आने की संभावना भी है कि आज जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है दिया जाता है, या जन्म और मृत्यु का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, इसकी शुरुआत मौर्यन पीरियड से हुई। मौर्यन पीरियड से ही है इसकी शुरुआत, जो आज भी देख रहे हैं आप। तो पॉपुलेशन कमेटी क्या काम कर रही है भाई? मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। पहले ऐसे लिखो, मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। पहले तो ये कि मृत्यु और जन्म और मरण का रिकॉर्ड, ब्यौरा, रिकॉर्ड को वो रख रही है, संजो रही है, मेंटेन कर रही है, कुछ भी कहें। और फिर सर्टिफिकेट, अगर किसी को जरूरत, इसका मतलब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती थी, जरूरत पड़ता था। अब इसका मतलब अगर कुछ कुछ कहें ये, तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि एक तो गलत सर्टिफिकेट से कोई लाभ ना ले, और कहीं ना कहीं दूसरा हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल का भी हो सकता है कि अगर ये रिकॉर्ड होगा तो मतलब पॉपुलेशन नहीं तो क्यों इतना रिकॉर्ड रखने की जरूरत है। तो एक तो रिकॉर्ड का एक तो पता चले, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ये पुट भी नज़र आता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड हो सकता है। हाँ, ये भी है। रिकॉर्ड रखने का मतलब ये होता है कि हम बिना रिकॉर्ड रखेंगे तभी हम उस बेसिस पे कोई पॉलिसी को जनरेट कर पाएंगे, पॉलिसी बना पाएंगे, कैसा है ना। तो एक प्लीज़, तो एक तो ये कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये लिख लिया आपने, दिया जा रहा है, ठीक है। ये सब बातें उसमें लिखी हुई है। इसके अतिरिक्त अगर तो मैंने अभी बात कर लिया कॉटिल, ये तो मैगस्नीज की इंडिका में है। लेकिन अभी हम एक और जैसे बात करें कि भाई जो कॉटिल है, इतने अपने अर्थशास्त्र में एक सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख भी किया है। सप्तांग थ्योरी जानते हैं आप? सप्तांग सिद्धांत ये कहां पर मेंशन है? ये बताओ किस में मेंशन है? अर्थशास्त्र में है, ठीक है। इन सप्तांग सिद्धांत में कॉटिल ने 7 बातें बताई हैं। नाम से ही लग रहा होगा, यानी कि किसी भी
राज्य के लिए 7 बातें बहुत 7 थिंग्स 7 बातें बहुत जरूरी हैं। वो हैं क्या? मतलब राज्य एक तो बेसिकली राजा ही है, यानी एक तो राजा हो गया, किंग। राजा को उसने ये कहा है, दरअसल सप्तांग सिद्धांत में किसी भी राज्य के अंगों की तुलना कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में शरीर के विभिन्न अंगों से किया है। शरीर के विभिन्न अंगों से, जैसे राजा को उसने यह बताया है कि शरीर में जो भूमिका या जो महत्व हमारे हेड की है, सिर की है, वही राजा की है। तो राजा को उसने क्या बता दिया भाई? हेड, सिर, हेड बता दिया। आ गई बात समझ में? और सिर के अंदर है क्या? तुम्हारे सिर के अंदर है दिमाग तुम्हारे पास? ये ऐसे इमेजिन कर रहे हो क्या? कल्पना कर रहे हो क्या? है तुम्हारे पास मस्तिष्क है? कितने किलो का? कितना वेट है? हाँ, तुम्हारा वाला कितना है? वेरी गुड। देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ रही है। 1.4 केजी, 1.4 केजी का ब्रेन और इंसेफ्लान आपके इस क्रेनियल कैविटी में कंसिस्ट है। ग्रे कलर का, ग्रे एंड सॉफ्ट मैटर, 1.4 केजी। आ रही बात समझ में? और ब्रेन वेट रेशियो, बॉडी वेट इज 1:46। एक 46 किलोग्राम के मनुष्य में लगभग 1 किलो, तो वही 60-65 में 1 किलो 400 ग्राम। फिर साइंस में हम लोग बात करेंगे। फिर तो राजा, हाँ, अपना अपना सब देख रहा है। हमारा वाला ऐसे देख रहा है कि हमारा वाला कम तो नहीं है। तुम जैसे कह रहे हो ना, ऐसे ही एक बार हमसे प्रश्न किया गया था। तुम जैसे भी कहते, हम तुम्हें तभी अंकित कहते हैं कि तुम बैठा करो, अच्छा लगता मुझे। एक बार ऐसे कह रहा था कि एक बच्चा कह रहा था कि सर ये बताइए, सर लड़कियों को थोड़ा दिमाग कम होता है क्या? अब मेरी बात, वो ऐसे नहीं कह रहा था, वो धोखा खाया हुआ था कहीं से, वो ठीक था। तो मैंने कहा कम होता है या ज़्यादा होता है, ये तुम्हें खुद पता चल जाएगा। शादी होने दो, शादी हो जाएगी तो उसको खुद पता चल जाएगा किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है, अपने आप पता चल जाएगा। एकदम। तो चलो इधर देखो, समझ रहे हैं? समझना है, जैसे बड़ा होना और भारी होना दोनों में फर्क है। किसी का दिल बहुत बड़ा है तो बड़े होने से काम चलेगा, दिल किसी का भारी है तो उससे कोई काम नहीं चलेगा। समझ पा रहे ना? बड़ा दिल होगा तो उदार होगा, वो अच्छा होगा, और उसका दिल भारी है तो क्या होता है? तो हमसे कोई कहता है ना, तो मैं तो जैसे मुझसे कहता है, अरे सर आप घबराइए नहीं, दिल मेरा बहुत बड़ा है, तो मैं कहता हूँ बता दो पहले बड़ा है या भारी है? है कि नहीं? कहीं भारी को तो बड़ा नहीं समझ ले रहा है, तो फिर कैसे हो पाएंगी चीजें? बड़ा है कि भारी है? चलिए, तो राजा सिर, इस सिर के, और अब देखिए राजा की तुलना सिर से किया है। फिर देखो इधर, दंड या आर्मी, सेना। हाँ, इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे, दंड और आर्मी। इसको किंग, हेड, ऐसे बता रहा हूं। ब्रेन, मस्तिष्क, आर्मी को उसने मस्तिष्क कहा। आ रही बात समझ में? क्यों? बिना उसके कैसी चीजें हो पाएंगी? फिर प्लीज
जो उसके राजा के मित्र हैं, जो उसके फ्रेंड हैं, बहुत खास लोग। आपका फ्रेंड, प्लीज, आपका खास, आपका मित्र, आपका क्या होना चाहिए? कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट होना चाहिए? अब देखो, ये अपने अपने हिसाब से सब सोचेंगे। सर मैं तो ब्रेन है। आप मित्र को, फ्रेंड को अपना, अच्छा कितने लोग हैं जो उसको ब्रेन मानते हैं? मैं मानता ब्रेन ठीक है, है, तभी दोनों ब्रेन वाले। ठीक है, कितने लोग हैं जो मानते हैं कि मित्र हमारा भुजा है? इधर वाले बताएं। ठीक है, इधर वाले सब भुजा वाले हैं। अच्छा, तुम्हारा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि किसी का फ्रेंड, किसी का मित्र, नहीं नहीं बोल, शांत रहो, तभी आप एनालिसिस कर पाओगे ना चिल्लाने से। मित्र जो है वो आपका क्या हो सकता है? एकदम शांत क्लास होनी चाहिए। फिर अब मैं कुछ क्वेश्चन करूं, आप सुनिए। सीखना है, यहाँ पे मछली बाजार नहीं बनाना है, उससे बगल की क्लास भी डिस्टर्ब होगी। तो मित्र आपका क्या होगा? तो आपका हित होगा, बहुत अच्छा हित होगा, यानी कि ब्रेन हो गया, भुजा हो गया, और क्या हो गया? दिल हो गया। और दिल, दिमाग, भुजा, 3 बातें हो गई। और क्या? पैर। हाँ ठीक है, अपनी एनालिसिस। सहारा हो गया, है ना? तो मतलब सब सब वही का बना दो, तुम कुछ नहीं, सब ब्रेन से लेके पैर तक सब। खैर, अब कुछ तो बचेगा। तो क्या बचा तुम्हारा? दिल बचा कि दिल भी दे दिया? अब सवाल यह है कि मित्र कैसा तुम्हारा? विषमलिंगी कि समलिंगी? तो सवाल यह है कि मित्र जो है वो आपका कान होना चाहिए। मित्र आपका कान। मित्र क्या होना चाहिए आपका? कान। सर समझ नहीं। यानी कि आपके विषय में सुनी गई बातों को छिपाए ना और हूबहू आराम से आपको बता दे। मित्र आपका क्या होना चाहिए? कान। जो, प्लीज, आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है। और देखिए, हाँ है भी ऐसा। अरे ऐसे क्वार्टिल को आप ऐसे तो हल्का, तो हल्के में तो ले नहीं सकते। फिर और कान। फिर अगला पॉइंट, आपका मुख, मुख, माउथ, मुख, मुंह, ये क्या होना चाहिए? कोश। यानी कि आप ऊपर लिखेंगे कोश और इधर लिखेंगे मुख। मित्र, कान, कोश, फंड, ट्रेजरी, कुछ भी कहें, ट्रेजरी, ये क्या होना चाहिए? मुख। कितने हो गए? 4 हो गए। और देखो, फिर आपका, हाँ, अमात्य क्या होना चाहिए? हाँ, अमात्य क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए। भुजा, आर्म, बांह। अमात्य का मतलब आर्म। ये अमात्य में क्या होगा? बोलो। आर्म। अमात्य का मतलब जो बहुत ही विश्वसनीय हमारा राज दरबार का व्यक्ति हो। हाँ अमात्य, लेकिन बहुत विश्वसनीय है ये भी। और अब क्या बचा? और दुर्ग। दुर्ग कौन होगा? बताओ, दुर्ग कौन होगा?
थाई 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 हो गए साथ। जन हाँ? जनपद क्या होगा? हैं? बॉडी में क्या होगा? देखो उसमें, देखो क्या चीज सर? जनपद, तो दुर्ग, ये अमात्य, दुर्ग, ये हाँ जनपद। नहीं नहीं, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर देखो। नहीं ऐसे मत करो, वो जो उन्होंने बताया देखो। जनपद, जनपद का लेग्स दिया है। हाँ हाँ, तो दुर्ग, हाँ जनपद, जनपद लेक्स, फिर हैं? होश का माउथ दिया है। वो तो है दुर्ग या दुर्ग या किला, दुर्ग या किला क्या है? तो अमात्य बाह, आइज दिया जैसे हैं? अमात आइज। अमात्य आइज, अमात्य आंख, हाँ अमात्य आंख हो गया। और दुर्ग या ये आर्म्स है, बाह, और ये हो गया जनपद जांग यानी लेग्स। फिर से अमात्य आंख हो गया, इसी से देखेंगे जब सही जो लोग होंगे, आर्म बाह दुर्ग, हाँ तो ठीक तो है, वो हो गया। तो ये हो गए, देख लें एक बार फिर से। अमात्य आंख, जनपद जांग, दुर्ग या किला, ये हो, ठीक है। तो ये बेसिकली, अब हम ये बात करेंगे कि उस समय की जो बेसिकली सामाजिक स्थिति के विषय में, सोशल कंडीशन के विषय में बात करेंगे। तो अगला पॉइंट, सोशल कंडीशन ऑफ मौर्यन पीरियड। मौर्यकाल की सामाजिक स्थिति। मौर्यकाल की सामाजिक स्थिति में कहीं की भी सामाजिक स्थिति को समझने के लिए, तो क्या उसमें समाज में कोई स्ट्रेटिफिकेशन है, महिलाओं की कैसी स्थिति है, क्या उस समय स्लेव सिस्टम था, दास प्रथा थी, ये सब बातें समझ लें तो सामाजिक इस स्थिति को समझ लेंगे। एक तो ये, तो पहला तो ये है कि मौर्यकाल में अगर हम ये कहें कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, वुमेन्स कंडीशन, पहला ही पॉइंट हम ये महिलाओं की स्थिति पर एक पॉइंट डाल लें, यानी कि सोशल कंडीशन के अंदर भी महिलाओं की स्थिति। तो महिलाओं की स्थिति पहले से अच्छी थी, यानी पहले से अच्छी का मतलब मैं ऋग्वैदिक काल से अच्छी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो अभी इसके पहले, यानी कि आप सूत्र काल कह सकते हैं, उत्तर वैदिक काल के आसपास का टाइम ठीक थी। अब जब मैं कह रहा हूं कि ठीक थी, बेहतर थी, तो कैसे बेहतर थी, इस बात को भी समझना है। महिलाएं भी, यहां तक कि महिलाएं जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की जो अंगरक्षिका थी वो महिलाएं थी। हाँ, गुप्तचर, मतलब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बॉडीगार्ड के रूप में, और प्रशासन में भी महिलाओं की भागीदारी रहती थी। एक तो ये ऐसे पॉइंट बढ़ा।
दूसरा ये है कि क्या क्या यहाँ पे अच्छा था, फिर ये बात कर ले रहे हैं। फिर उस समय पुनर्विवाह होता था, पुनर्विवाह, विधवा विवाह भी हो रहा है, विडो रीमैरिज हो रहा है, रीमैरिज भी हो रही है, विडो रीमैरिज भी हो रही है। अब रीमैरिज और विडो रीमैरिज में फर्क समझ पा रहे हैं? रीमैरिज का मतलब यह है क्योंकि जब तलाक किसी कारणवश अगर कोई भी पति बीमार है या पति कहीं बाहर चला गया लौटा नहीं, तो उसको तो रीमैरिज, हाँ ये ऐसा लिखा हुआ है सब, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, तो उसे रीमैरिज, और या उसका पति एक्सपायर हो गया तो फिर विधवा पुनर्विवाह, ये सब हो रहा है अभी। इस तरह की कुछ और नियोग प्रथा भी है, नियोग पर हम बात कर चुके हैं पीछे, ये सब है। तो पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, नियोग प्रथा, ये सब है। महिलाएं, अब यहां पर अभी सती प्रथा नहीं है, सती प्रथा नहीं है, समझना है। अभी कल की सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में अभी सती प्रथा नहीं है, सती प्रथा नहीं है, अभी बाल विवाह भी नहीं है, अभी ना सती प्रथा है, ना बाल विवाह है, ना प्रदा प्रथा है, ये सब चीजें नहीं है। ये प्रदा प्रथा भी नहीं है, ये सब चीजें। अब हाँ, थोड़ा सा अगर हम मनुस्मृति में कहें तो मनुस्मृति, लेकिन हम तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को यहाँ पे उसको एक रेफरेंस के रूप में हम पूरी बात कर रहे हैं। मनुस्मृति में थोड़ा सा ये लिखा था कि अगर कोई विधुर है, विडोवर है, पत्नी मर गई है, तो पति, वो पुरुष शादी कर सकता है, लेकिन अगर किसी का पत्नी मर गई लेकिन पति मर गया तो पत्नी शादी नहीं कर सकती, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो इसी सब को लेकर के थोड़ा, इसीलिए मनुस्मृति का बीच बीच में हल्का सा विरोध होता रहता है। लेकिन हमारे सामने एक अर्थशास्त्र है, तो हम उसी को रेफरेंस बुक के रूप में लेकर, और कौटिल्य ने लिखा है, तो बिना किसी उलझन के, बिना किसी इधर उधर जाए हुए, हमें जो एक जो सोर्स है मॉडर्न पीरियड के विषय में अच्छा बताती है, हमें उसी को संदर्भित करते हुए कुछ हमें बातें, हम तमाम बातें आपको वो नहीं बताते। मैं बहुत बचता हूँ कि आपके मस्तिष्क में किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी जनरेट हो। मैं ऐसा कभी भी कोई वाक्य या उद्धरण में, आपने देखा होगा इतने दिनों मैंने दिया नहीं होगा, मैं देता भी नहीं हूँ, बचता बहुत हूँ, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। उसमें उलझने के लिए उलझ जाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि आप किसी मुद्दे पर आप पीएचडी रिसर्च करने जा रहे हैं। आपको तो काम की चीज़ें लेकर के आगे बढ़ना है, बस सिलेक्शन लेना है, उलझना नहीं है। लेकिन ये सब बातें जैसे मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे और भी क्या हो सकता है। यहाँ पे जब ये सब बातें कर रहा हूँ तो एक दो बातें और हैं जो थोड़ा सा आपको परेशान करेंगी। जब मैं कह रहा हूँ परेशान करेंगी तो वो क्या है, उनको भी समझते हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि विधवा पुनर्विवाह है, विडो रीमैरिज। लेकिन कोई भी विधवा अगर ये चाहती है, कोई भी विडो ये चाहती है कि हमें पुनर्विवाह नहीं करना है, एक गया, मतलब एक की मृत्यु हो गई, तो अब हमें ऐसे ही रहना है, पूरे जीवन हमें ऐसे ही रहना है, तो ऐसी विधवाओं को छंदवासिनी कहा गया। यानी कि ऐसी विधवाएं जो फिर शादी नहीं करती थी, स्वतंत्र रहती थी, उन्हें क्या कहा गया भाई? छंदवासिनी। हाँ, विडो विडो विडो। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई महिला ताउम्र ऐसे रहना चाहती है और शादी नहीं करना चाहती है, तो हमने वैदिक एज में भी बताया था, उसको अमाजू कहा जाता था। यहाँ पे ऐसी विडो जो अब रीमैरिज नहीं करना चाहती, वो क्या है? छंदवासिनी। अच्छा, थोड़ा सा जब मैं कह रहा हूँ कि प्रदा प्रथा नहीं थी, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट, दूसरा पहलू ये भी है कि संभ्रांत घरों की महिलाएं, थोड़ा सा वो घर से
कम निकलती थी, और ऐसी महिलाएं जो घर से कम निकलती थी, बाहर नहीं निकलती थी, उन्हें अनिष्कासिनी कहा गया। क्या कहा गया उन्हें? अनिष्कासिनी। देखो शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, इधर देखो, अनिष्कासिनी। अच्छा, ये आपको यहाँ पे एक ये लगाना है। नो नो नो, ऐसी महिलाएं, संभ्रांत घरों की महिलाएं जो घर से नहीं निकल रही हैं, बड़े घरों की, रिच। निष्कासन माने क्या होता है? बाहर निकलना। अनिष्कासन जो बाहर ना निकलना। अनिष्कासनी जो बाहर ना निकले। जो बाहर नहीं निकलती थी तो कहीं ना कहीं उनका लॉस भी तो होता होगा। हाँ, तो जन जागरूकता, जैसा कि चाइना में देखा जा रहा है। सही। चाइना में देखा जा रहा है कि महिलाएं ज्यादातर खेती और कृषि में मतलब हाँ, पार्टिसिपेशन कर रही हैं। पार्टिसिपेशन करती है, जागरूकता है, मतलब बढ़िया अच्छे से चलता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनका लॉस हो रहा होगा ना। बिल्कुल होता तो है ही है, कुछ ना कुछ एक्सपोजर कहाँ मिलेगा? आप लखनऊ ना आए होते तो कहाँ एक्सपोजर मिलता है? ये आप जो यहाँ गायब थे, खास करके तुम्हें बता रहा हूँ मैं, तुम्हें नहीं सभी को बता रहा हूँ, जो तुम 14 फरवरी को गायब थे सब, वो एक्सपोजर गांव में थोड़ी मिलता, वो यहीं तो मिला। एक्सपोजर, उद्भाषण, एक्सपोजर की हिंदी उद्भाषण होती है। प्लीज इधर देखो। अच्छा, तुमको कोई एक पॉइंट मिल जाए तो मैंने देखा उसमें तुम डिबेट के मूड में रहते हो। ये नहीं करना होता क्लास में। चलो इधर देखो। तो अब एक बात और, जब इतना कह रहा हूं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, बहुत बेहतर थी सूत्रकाल की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा, इस बार बोलेंगे ना तो आपको बहुत परेशानी होगी। मौर्य काल में वैश्यावृत्ति को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, ऑफिशियल प्रोटेक्शन प्राप्त था प्रोस्टिट्यूशन को, वैश्यावृत्ति को, यानी कि महिलाएं वैश्यावृत्ति अपनाती थी और इसको राजकीय संरक्षण मिला हुआ था। अब जब ये बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा माथा ठनक तो रहा ही होगा। और ऐसी महिलाएं जो स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति अपनाती थी, उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। तो वैश्यावृत्ति, राजकीय संरक्षण, ठीक है। और ऐसी महिलाएं जो अपना रही हैं वैश्यावृत्ति, क्या कह रहे हैं उनको? ये रूपा जीवा, रूप दर्शक नहीं। अब ये नहीं कि रूपा जीवा वैश्यावृत्ति अपनाने वाली और रूप दर्शक दूसरा, वो नहीं समझ लेना। रूप दर्शक, तो रूप दर्शक कौन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है? इससे इसका कोई मतलब नहीं। रूप दर्शक का मतलब जो बेसिकली सिक्का निर्माण अधिकारी है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला है। आप नहीं तो रूपा जुईवा रूप दर्शक को आप मिला दें, गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ होने की प्रबल संभावना है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ बार बार। खूब ध्यान से सुनते रहिए, अन्यथा गलत होगा। वो सिक्का निर्माण अधिकारी बोला है ना थोड़ी देर पहले, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हाँ, क्या? हाँ, वैश्यावृत्ति को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, यानी कि धन या पैसे के बदले यौन संबंध स्थापित करने की प्रथा को वैश्यावृत्ति कहते हैं। और अगर इसको
राज्य की तरफ से प्रोटेक्शन संरक्षण मिल रहा है, सर्टिफिकेशन मिल रहा है, फिर संरक्षण मिल रहा है, तो राज्य के संरक्षण ये। और ये क्यों नहीं आज भी आप देखिए कि क्या दिल्ली में क्या सरकार को पता नहीं, सब चल रहा है ऐसे। काफी रोक की जरूरत है, लेकिन सब उसमें कितने समझ पा रहे हैं, कितने लोग अनचाहे तरीके से उसमें फंस गए, अनचाहे तरीके से फंस गए। नहीं, पढ़ लिया है उसने, पढ़ा है, और क्या अनचाहे तरीके। दास प्रथा की क्या स्थिति थी यहाँ पे? क्या दास थे कि नहीं थे? हाँ, सामाजिक स्थिति में दास। दास थे कि नहीं थे? प्लीज। मैगस्थनीज और स्ट्रेबो, ये जो बेसिकली ग्रीक राइटर हैं, ग्रीक स्कॉलर हैं, ये कहते हैं कि उस समय दास प्रथा नहीं थी। ये प्रश्न कभी भी आए कथन कारण में, तो मैगस्थनीज अपनी इंडिका में ये बात कहता है कि नहीं, अब चाहे उसे समझ ही नहीं पाया होगा वो। वेरी गुड। हाँ, तो समझ नहीं पाया, तो जो ये चाहे वो मैगस्थनीज हो और चाहे वो स्ट्रेबो हो, उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी में दास प्रथा नहीं थी। बढ़ाएं पॉइंट। लेकिन जो आपको पता है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो टेक्स्ट है और ग्रेट एंड हॉली टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म, त्रिपिटक में भी दासों के विषय में बताया गया है। तो त्रिपिटक तो ये कहता है कि भाई दास होते थे, और उसमें 4 प्रकार के दासों की बात कही गई है त्रिपिटक में, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, मेंशन किया है कि 9 तरह के दास होते थे, 9 तरह के दास। और ज्यादातर दास जो है वो कृषि में लगे होते थे, कल्टीवेशन में, एग्रीकल्चर में, जो ठीक है ना। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के स्लेव्स की बात कही है, कितने प्रकार के दासों की बात कही? अच्छा, कुछ कुछ ये दास ऐसे होते थे, जैसे कोई एक तो किसी राज्य पर अटैक करता था राजा, तो जो वहां के लोगों को वो पकड़ लेता था, अब वो ले आया, वो दास बन गए। एक कोई दासी का पुत्र है, वो भी दास हो गया। देखो, इस तरह के दास थे। कोई दासी का पुत्र है, वो भी दास हो गया। एक ने अपने को बेच दिया, दास हो गया। एक ने किसी को बेच दिया दूसरे को, वो भी दास हो गया। एक ने अपने को गिरवी रख दिया, जब तक कि पैसा वापस नहीं होगा, वो भी दास हो गया। ऐसे दास की कैटेगरी थी। कुल मिलाकर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों को मेंशन किया है, और दास रहे होंगे उस समय। मैगस्थनीज नहीं समझ पाया होगा। आ रही बात समझ में? तो ये हाँ, मैगस्थनीज ने ये जरूर कहा है कि तत्कालीन उस समय की जो सोसाइटी की समाज थी, वो 7 भागों में विभाजित थी, 7 वर्ग में विभाजित थी। और उसमें कहीं उसने दास को नहीं लिखा, मतलब दास, हालांकि दास कोई वर्ग नहीं था, वो तो किसी के अंडर में, तो 7। और इसमें उसने बताया कि जैसे दार्शनिक है, शिल्पकार हैं, कृषक हैं, सबसे ज्यादा संख्या बताई कि कृषकों की। हाँ, तो वही उसी बेसिस पे है, वो बताया उसने इसी बेसिस पे सोसाइटी को बताया। अच्छा, बेसिकली मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में तत्कालीन मौर्यकालीन समाज को 7 भागों में विभाजित किया है, और कुछ ऐसे विभाजित किया है, वहां पे जाति या वर्ण के आधार पे उसने विभाजित नहीं किया। उसने कुछ ऐसे किया जैसे कृषक हैं, दार्शनिक हैं, शिल्पकार हैं, जो सुरक्षा से सैनिक हैं, ऐसे करके विभाजित किया।
बस 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 बस, ऐसे उसने किया। ठीक है भाई, चलो। तो अभी ये हम लोगों ने थोड़ा सा समाज के विषय में बात की। अभी टाइम है? अरे नहीं, हाँ रुको, एक दो बातें और जो मैगस्थनीज ने अपनी, जैसे अभी एस्ट्रोनोमी की मैंने बात कही, वो तो एक कौन था, नगर अधिकारी है, नगर अधिकारी है, फिर पूरे नगर का। ऐसे ही मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में एग्रोनोमी का भी उल्लेख किया है। एग्रोनोमी का मतलब समझते हैं क्या है? वो वहीं पर आप नगर में ही कर लें, नगर वाले पॉइंट में ही कर लें। एग्रोनोमी, हाँ एग्रो तो आपने एस्ट्रोनोमी लिखा, वो तो बेसिकली नगर का अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी है। लेकिन ये जो एग्रोनोमी है ये, ठीक है, ये कौन है? एग्रोनोमी बेसिकली ये रोड कंस्ट्रक्शन ऑफिसर है, सड़क निर्माण अधिकारी। आज का आप कह सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी ऑफिसर की तरह, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी वाला ना कह सकते हैं। तो आज ये रोड कंस्ट्रक्शन, और ये जो एग्रोनोमी है, एस्ट्रोनोमी है, ये सब अधिकारी के नाम सिर्फ और सिर्फ मैगस्थनीज के इंडिका में मिलते हैं, अर्थशास्त्र में नहीं लिखते वो कौटिल्य। तो बात समझ गए? एस्ट्रोनोमी नगर का अधिकारी, सबसे बड़ा, सर्वोच्च। फिर एग्रोनोमी कौन है? सड़क निर्माण अधिकारी। जब ये सब बातें कर रहे हैं ना, तो क्यों ना फिर हम थोड़ा सा वो एक दो बातें और अभी कर लें, इसी लगे हाथ। अगर हम ये कहें यहां पर कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, अगर हम ये कह दें, इसी से जुड़ी हुई बात है तो अच्छे से सीख पाएंगे आप। ये भी देखना होता है ना अब, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, कंडीशन ऑफ मौर्यन पीरियड। बस कुछ चीजें देख लें, दो मिनट और ना, समझ लें। तो ये क्या है इकोनॉमिक कंडीशन में, क्या कौन कौन से? तो पहला तो ये है कि कहीं की भी इकोनॉमी को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि वहाँ के लोगों का कारोबार क्या है, इनकम के सोर्सेस क्या हैं, आय के स्रोत क्या हैं, उसी पर इकोनॉमी निर्भर करती है। जीविकोपार्जन के स्रोत क्या हैं लोगों के। तो मौर्यकाल में जो लाइवलीहुड, जीवन यापन के स्रोत को, या आप कह सकते हैं कि जिस जीवन यापन को वृत्ति कहा जाता है ना, वृत्ति, जीविकोपार्जन के स्रोत को क्या कहते हैं? वृत्ति। आपका क्या है पेशा या वृत्ति, आपका ऑक्यूपेशन क्या है? वृत्ति या आजीविका का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इंग्लिश में लिखेंगे। तो मौर्यकाल में सोर्स ऑफ लाइवलीहुड को बोलते थे वार्ता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीवन यापन के स्रोत को वार्ता कहते थे मौर्यकाल में। आ रही बात समझ में ना? वार्ता यानी कि जिसको आप वृत्ति कहते हैं, उस समय क्या कहते थे? वार्ता, जीवन यापन के स्रोत को। जब ये बात कह रहे हैं ना, तो एक बात अभी सोशल कंडीशन में छूट गई, हालांकि मैंने उसको बोला था, वो मोक्ष, तलाक या डिवोर्स, उस बात को आप उसमें बढ़ा लें, पहले उसमें बढ़ा लें भाई, तो फिर यहां पे आएंगे, छूटने ना पाए। मौर्यकाल में जैसे पति पत्नी को भी और पत्नी पति को, दोनों को तलाक देने का अधिकार था, यानी विवाह विच्छेद का अधिकार दोनों को है। विवाह विच्छेद कहते हैं तलाक को, डाइवोर्स।
और मौर्य काल में इसके लिए जो शब्द यूज हुआ वो मोक्ष हुआ। पता नहीं, अच्छा मोक्ष का मतलब इसका विवाह विच्छेद हो गया तो मोक्ष मिल गया। हाँ मोक्ष हो, इसको मोक्ष कहा गया भाई, सैल्वेशन कह दिया गया सीधे सीधे। पता नहीं सैल्वेशन क्यों कह दिया गया, हालांकि हो सकता है, नहीं हो भी सकता है, नहीं पट रही है तो सैल्वेशन ही तो है वो। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि शादी गुनाह है, लेकिन अगर शादी करने के बाद गुनाह जैसे रोज ही लगे तो फिर मोक्ष तो ले ही लेना चाहिए, तलाक। फिर और कहीं से सिलसिले की शुरुआत अपना। दुनिया बड़ी है, गोल है, ऐसे गोल है। तो मोक्ष या सैल्वेशन या तलाक, विवाह विच्छेद, ये मौर्य काल में तलाक को क्या नाम दिया गया। और ये दोनों को अधिकार है, पत्नी भी ले सकती है, पति भी ले सकता है। ये अब इससे भी पता चल पा रहा ना कि ठीक ठीक राइट है उसका। सोशल, इसीलिए तो मैं बोला कि अभी ये तो इकोनॉमिक कंडीशन में कि कहीं की इकोनॉमिक कंडीशन 2-3 बातों पे निर्भर करती है। और समय जीविकोपार्जन के साधन को वार्ता कहा गया। अब इसमें वहां की इकोनॉमिक की वहां के इकोनॉमिक के जो पिलर्स की बात करें तो 3 पिलर्स थे। एक तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री एंड इंडस्ट्रीज, एनिमल हस्बेंड्री लेकिन उसको अलग किया गया है, एनिमल हस्बेंड्री एंड इंडस्ट्री, और तीसरा ट्रेड एंड कॉमर्स। अब यहां पे रख रहे हैं, लेकिन वहां पे कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड इंडस्ट्रीज और ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य और व्यापार। तो अगली क्लास में हम इस पर बात करेंगे। आज की क्लास में यहीं तक। थैंक यू सो मच। रोज पहले बैठो, अब रोज बैठोगे ना, बैठा करो यार, इसी से चीजें। तुम लोग तो एकदम हवा में रह रहे हो, वहीं पे आ जाओ। क्वेश्चन अच्छी बात है, क्वेश्चन तो अच्छा है, रोज बैठो।